बाराबंकी मस्जिद के इन्हदाम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएचओ को अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में एसडीएम को क्लीन चिट दे दी गई है। हाई कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील इलाके में एक मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से इन्हदाम का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी कर दिया है और कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 उर्दू इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है, आपको बताएं कि बाराबंकी मस्जिद के इन्हदाम मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएचओ को अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में एसडीएम को क्लीन चिट दी गई है। हाई कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि बाराबंकी के राम स्नेही घाट तहसील इलाके में एक मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से इन्हदाम का मामला सामने आया था। इस मामले में कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी कर दिया है और अब क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई है, लगातार उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो बेहद अहम मामला है। बाराबंकी के राम स्नेही घाट के तहसील इलाके में एक मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से इन्हदाम का ये मामला सामने आया था और न्यूज़ 18 उर्दू ने सबसे पहले ये खबर भी दिखाई थी और लगातार इस मामले में जो भी पेशरफ्त हुई उससे हम आपको रूबरू करवाते रहे, बाखबर करवाते रहे। और अब ये अहम खबर कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएचओ को अदालत के अहकाम के खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया है। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान सैयद आफ्ताब अहमद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। सैयद आफ्ताब अहमद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से लगातार न्यूज़ 18 उर्दू इस अहम मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए है, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने ही इस मामले को रोशनी में लाया था, अभी क्या कुछ पेशरफ्त? जी शुक्रिया बहुत बहुत। इस मामले में जो शुरुआत हुई वो हुई थी 15 मार्च से और उसकी लगातार आप कवरेज दे ही रही हैं एक नोटिस से। उस नोटिस के बाद लिटिगेशन स्टार्ट हुआ, हाईकोर्ट में रिट हुई, हाईकोर्ट से डायरेक्शन हुए। 18 मार्च को फिर एकदम से लॉकडाउन आ गया, मामला एकदम शट रहा। तो सडनली 17 मई को इस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था। ये डिमोलिशन जब हुआ उससे पहले हाईकोर्ट ने सीआईएल में सारे डिमोलिशन वगैरह को स्टे कर दिया था और ये कहा था कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है 31 मई तक किसी भी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर किसी सूरत में बहुत जरूरी है तो कोर्ट से परमिशन लेकर के ही ऐसी कोई कार्रवाई किसी को बेदखल करने की, किसी इमारत को मुनज़्ज़म करने की तभी की जाएगी। बहरहाल इस सबके बावजूद 17 मई को 135 सीआरपीसी के एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर इस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था। डिमोलिश करने के बाद एफआईआर भी की गई कमेटी वगैरह के खिलाफ। उसमें भी हाईकोर्ट ने इंटरफियर किया, स्टे दिए लोगों को। फिर मस्जिद को डिमोलिश करने के एक्शन के खिलाफ रिट फाइल हुई, वह बोर्ड की तरफ से भी फाइल हुई, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उसमें फाइल की। हाईकोर्ट ने उन रिट को एंटरटेन किया और इनके एक्शन की जस्टिफिकेबिलिटी पर की जायज ढंग से किया गया कि नहीं, इस पर जवाबात मांगे और 23 जुलाई लगाई है। इस बीच एक कंटेंट भी फाइल किए गए थे। उन कंटेंट पिटीशन में अभी 30 जून को बहस हुई, जिसमें कपिल सिब्बल साहब ने बहस की और हाईकोर्ट इस बात से मुतमईन हुआ कि वो ऑर्डर होते हुए 564/2020 सीआईएल है, इस तरह का डिमोलिशन करना उस ऑर्डर का कंटेंट था और हाईकोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी कर दिया है कि वो आके बताए कि उनके खिलाफ कंटेंट की कार्रवाई क्यों न चलाई जाए। तो इसमें कुल मिलाकर के कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है उनके एक्शन का भी और इलीगलिटीज का भी, हर चीज देख रही है और इस तरह का मामला ये चल रहा है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने खुद ही कहा कि इस मामले में कुछ एफआईआर भी की गई थी, कई ऐसे लोगों के खिलाफ ही मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया था जिन्होंने इस मामले के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, उनके लिए आगे क्या? जी, इस मामले में बेसिकली पहली एफआईआर की गई थी 19 मार्च को, जिसमें झगड़े फसाद की बवाल की तमाम शिकायतें की गई थी। उसमें 22 लोगों को नामजद किया गया था और 150 लोगों को
अज्ञात में दिखाया गया था। उन 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की दफा 3, दफा 5 वगैरह की FIR भी थोड़ी की गई थी। जी जी। और उसके बाद फिर 20 मई को FIR और की गई, इसमें कमेटी के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के मुलाजिम के खिलाफ ये कह के FIR की गई कि उन्होंने फर्जी तौर पर कागजों में मैनिपुलेशन करके जी जी गलत ढंग से सरकारी जायदाद को मस्जिद के तौर पर रजिस्टर कर लिया। फिर इस मामले में एक FIR और हुई थी। कुछ लोगों ने दिया था, वायर वालों को एक क्लिप बनाई थी उन्होंने इसकी कवरेज करते हुए, उसके खिलाफ फिर एक FIR अभी 2 दिन पहले भी रजिस्टर की गई थी। उसकी भी रिट फाइल कर दी गई है। उम्मीद है कि मंगल को वो भी पेश होगी। जी। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी सख्ती कर रहा है, लोग भी उसको रजिस्टर कर रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं कानून की मदद ले रहे हैं। जी जी। तो टोटल लगभग 8 के करीब FIR हैं जी, जो कमेटी वालों के खिलाफ भी हैं। और ये जो FIR पहली हुई थी 19 मार्च की जी, इसमें चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है जिन लोगों को नामजद किया था या गिरफ्तार किया था, लेकिन और लोगों के खिलाफ अभी तफ्तीश जारी है। जी बिल्कुल। तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। सैयद आफ्ताब अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू को अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार बाराबंकी मस्जिद के निदाम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम तर जो अपडेट है वो हम आपको लगातार दे रहे हैं। एक और बेहद अहम खबर, रफाल सौदा मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि रफाल डील में जिसको फायदा हुआ यानी फ्रांस, उसने बदउनवानी को समझा और इसकी जांच शुरू कर दी, और जिस मुल्क का नुकसान हुआ यानी हिंदुस्तान, उसने अब तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब यह है कि मोदी हुकूमत सिर्फ नाम का सिक्योरिटी के नाम पर दावे करती है। ऐसी सरकार है मोदी सरकार जो स्वांग तो पूरा रचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, कोई समझौता नहीं, लेकिन एक नारा बन जाता है। आज अब 24 घंटे से ऊपर हो गए, फ्रांस ने राफेल में भ्रष्टाचार, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म, इन तमाम पहलुओं पर जांच फ्रांस ने बैठा ली है। इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन पूरा देश, पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, देख रहा है दिल्ली की ओर। चुप्पी क्यों है? सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी, कोई जवाब, कुछ नहीं। ये क्या था? राफेल इंटर गवर्नमेंटल डील थी, दो देशों के बीच, दो सॉवरेन्स के बीच एक इंटर गवर्नमेंटल डील थी। मतलब इंटर गवर्नमेंटल डील का मतलब उसमें दो सरकारें शामिल थी, दो देश शामिल थे, एक था भारत, एक था फ्रांस। फ्रांस ने तो जांच बैठा दी, दो में से एक ने तो जांच बैठा दी, दूसरा जांच बैठाना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी नहीं, एक शब्द नहीं। और ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए जानी जाती, वहां भी चुप्पी। और किसी चीज के लिए जाने नहीं जाते प्रधानमंत्री, सिर्फ बोलने में जाने जाते, और वहां से तो बिल्कुल चुप्पी। रक्षा मंत्री चुप, तमाम कैबिनेट चुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसको पैसे मिले, जिसको लाभ हुआ, उसने इंक्वायरी शुरू करवा दी। जिससे पैसे गए, जिसको नुकसान हुआ, वो चुप है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में क्या यह संभव है कि टैक्स पेयर का पैसा लुट रहा हो, सरेआम नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, लेकिन जांच वहां हो रही है जिसको इस नुकसान का लाभ हुआ। जहां नुकसान हुआ वहां न जांच, न कोई टिप्पणी, न कोई वादा, न एक शब्द। इस चुप्पी की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है।
और आगे बढ़ेंगे इसी मामले पर। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और जेपीसी की जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है, ये राहुल ने अपने ट्वीट में निशाना साधा है। तो राफेल मामले पर राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरा और लिखा कि जेपीसी की जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। खबर महाराष्ट्र से, जहां का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है और इस सेशन में रियासत के कई बड़े मामलों पर हंगामा हो सकता है। माना जा रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मराठा और ओबीसी रिजर्वेशन, पवार खानदान के खिलाफ बदउनवानी का मामला, अनिल देशमुख का मसला और भी दीगर मसाइल यहां पर जेर बहस आ सकते हैं। इस सेशन में कोरोना के मामले, उद्धव ठाकरे हुकूमत के इक़दाम, साथ ही बदउनवानी के इल्जामात पर भी अपोजिशन हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारियों में है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का। वसीम, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, कल जो महाराष्ट्र का मॉनसून इजलास शुरू हो रहा है, हंगामा आराई के पूरे उसमें आसार नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात, अनिल देशमुख मामले पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी तैयारी अपोजिशन की। देखिए, जो ये मानसून सत्र है काफी हंगामेदार होने की आशंका साफ तौर पे दिखाई देने लगी क्योंकि महज सिर्फ 2 दिन का है। इसे लेकर पहले ही से शुरुआत हो चुकी है। विरोधी पार्टियों ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्यपाल को ये पत्र भी लिखा था कि महज 2 दिन का ही क्यों लिया जा रहा है, और इसे लेकर गवर्नर ने एक पत्र सीएम को भी लिखा था, सरकार को भी लिखा था, इसका जवाब मांगा था कि इतने कम दिनों की वजह क्या है। भले ही सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि कोरोना काल का जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए खतरा ना बढ़े, इसलिए इसे वक्त कम में निपटाया जा रहा है। लेकिन 2 दिन में काफी कुछ बड़े मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के सामने रखे जाएंगे, जिनके जवाब बाकायदा विपक्ष चाहेगी। खास करके ओबीसी आरक्षण और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरे राज्य भर में आंदोलन चल रहा है, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। कहीं राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुए नजर आ रही है कि उनकी वजह से नहीं हो रहा है, कानून में अमेंडमेंट किया जाए, इसके बाद राज्य सरकार इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं पे बीजेपी जो महाराष्ट्र की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है इन दोनों आरक्षण को लेकर किसी तरह। आंदोलन लगातार अब भी महाराष्ट्र में चल रहे हैं। आज ही सोलापुर में कई जगहों पे मराठा आरक्षण चल रहा है। उसी के साथ जो मुस्लिम समाज है, लगातार पिछले कई सालों से, जब से इलेक्शन हुए हैं उससे पहले से, यानी कि एक सरकार बीजेपी की, उससे पहले जो सरकार थी 2014 में, वो बाकायदा कांग्रेस एनसीपी की थी। उस दौरान जो मुस्लिम आरक्षण दिया गया था एजुकेशन में 5, वो अब तक नहीं। इसे लेकर लगातार कई सवाल या निशान बीजेपी सरकार पे विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जी। तो बहरहाल कल का महाराष्ट्र का जो मॉनसून सेशन है वो हंगामा आराई होने के पूरे आसार हैं। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिनसी ज्यादती और इश्क में धोखे का शिकार हुई एक लड़की ने इंसाफ न मिलने पर थाने में ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। मामला मेरठ के परीक्षित गढ़ थाना इलाके के गांव खजूरी का है। लड़की के अहले खाना के मुताबिक 6 माह कबल गांव के 5 लड़कों ने नाबालिग के साथ इज्तिमाई इस्मतरेजी की। इस मामले में परीक्षितगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लड़की का मेडिकल भी कराया गया, लेकिन पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की के अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस मुलजिमीन के साथ मिलकर कार्रवाई को टालती रही। लड़की और उसके अहले खाना को हिरासा किया जाता रहा। मुलजिमीन की धमकी और पुलिस के रवैये से परेशान होकर लड़की ने थाने में ही जहर खा लिया, जिसके बाद लड़की को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की की मौत के बाद अहले खाना ने अस्पताल में हंगामा किया। मामले की संजीदगी को देखते हुए एसएसपी ने थाना इंस्पेक्टर को बर्खास्त करते हुए मुलजिमीन की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। 15 फरवरी उसको लड़की के शादी के धासा देते थे। लड़की थी नाबालिग। लड़की को कहते थे क्या नाम लेकर हम तेरे साथ शादी करेंगे, ये करेंगे, ये कुछ भी शादी वादी नहीं करी इन्होंने, ना हमारी कोई कार्रवाई हुई। हमने 76 की उसकी डॉक्टरी भी होगी, मेडिकल मतलब हमारा जांच भी। हम कह रहे नू 15 साल की डॉक्टर कह रहा, ये कह रहा नू इतने दिन की। पुलिस वाले हम कह लगे भैया चलो सही है, हम इंसाफ हाँ तुम्हें इंसाफ देंगे। हमें कुछ भी 6 महीने से इंसाफ नहीं दिया। 6ठे महीने में हमारी बहन खत्म होगी। इन लोगों से हमें डर लगता था, हमारी बहन हमारे भाइयों को हमें सबको मारने की धमकी देते थे, हम जान से मार देंगे तुम्हें। थाना परीक्षितगढ़ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक माइनर गर्ल द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जैसा कि लड़की के घर वालों ने तहरीर में अवगत कराया है
कि वो सादाब नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस संदर्भ में एक पुराना मुकदमा भी लिखाया गया था जिसमें विवेचक के द्वारा यथोचित कार्रवाई नहीं की गई। उसमें लापरवाही उनकी प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है, जिसका संज्ञान लेते हुए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और इसमें जो अबेटमेंट का मुकदमा लिखाया गया है उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सारी विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। हुकूमत महाराष्ट्र की ईद उल अज़हा कुर्बानी गाइडलाइन के मामले से जुड़ी ये खबर है, जिसमें गाइडलाइन में लफ्ज अलामती कुर्बानी पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज जताया है। गाइडलाइंस जिस तरह से जारी की गई हैं उसको लेकर भी मुसलमानों में सख्त बेचैनी देखी जा रही है। और सबसे अहम कि तमाम मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम अरकान असेंबली की खामोशी पर भी मुसलमानों में सख्त नाराजगी, सख्त बरहमी देखी जा रही है। तो बेहद अहम खबर, जो कि ईद उल अज़हा अब अनकरीब है और इसी को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में लफ्ज अलामती कुर्बानी पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज जताया, अपनी बरहमी का इजहार किया। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन का मुंबई से। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गाइडलाइन में लफ्ज अलामती कुर्बानी का इस्तेमाल किया गया है उस पर उलमाए कराम ने सख्त एतराज जताया है, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के चलते जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र ने गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन जो है वो देर से जारी हुई है। कई डेलीगेशन जो है मुस्लिम वज़रा से मुलाकात किया और मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात किए और उनसे मुतालबा ये किया कि कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देने के लिए जो है मुसलमानों को सहूलत दी जाए और तमाम के तमाम जो कोविड की पाबंदियां हैं उनको जो है वो निगाह में रखते हुए गाइडलाइन जो है वो जारी की जाए। लेकिन कल जब गाइडलाइन जारी हुई, परसों जब गाइडलाइन जारी हुई, तो उसमें जो है वो लफ्ज अलामती कुर्बानी का जिक्र किया गया, जिसकी बुनियाद पर जो है वो उलमा इकराम में सख्त नाराजगी है और उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की कुर्बानी जो है वो अलामती नहीं होती है। कुर्बानी जो है मुसलमानों पर फर्ज है, तो इसको करने की इजाजत यहाँ पर देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोविड-19 की पाबंदियों के साथ जो है वो कुर्बानी की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन ये जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो मुख्तलिफ चीजें बयान की गई है, उसमें सबसे अहम चीज अलामती कुर्बानी के बाद जो है वो ये है कि ऑनलाइन बकरों की खरीद फरोख्त का जिक्र यहाँ पे किया गया है और मुस्लिम तबके का ये कहना है कि बकरों की खरीदारी जो है वो ऑनलाइन किस तरह हो सकती है और इसमें जो है वो परेशानी पिछले बकरीद के मौके पर भी सामने आई और इस पर भी जो है वो कई एतराज़ात दर्ज किए गए। इसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो इस पर कान नहीं धरा। मोहिउद्दीन, ये तो रही हुकूमत की बात, लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये भी है कि मुस्लिम वज़रा और मुस्लिम अरकान असेंबली ने अब तक इस पर लबकुशाई नहीं की है। जी देखिए, ये बहुत अहम मामला है क्योंकि ये गाइडलाइन जारी होने से पहले जो है वो कुर्बानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी जिसमें मुख्तलिफ समाजी कारकुनान थे और मुख्तलिफ मुस्लिम नुमाइंदगान थे और इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ वज़रान से मुलाकात की, असलम शेख से मुलाकात की, नाना पटोले से मुलाकात की और मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात की और कुर्बानी के ताल्लुक से अपने मसाइल को बयान किए। लेकिन गाइडलाइन जारी होने के बाद जिस तरह का रद्द-ए-अमल इन वज़रा की जानिब से आना चाहिए था और हुकूमत को जो है वो जिस तरह से जो है वो इस मामले में जो है वो तौज़ी करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। मुस्लिम वज़रा जो है इस ताल्लुक से खामोश है और जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। 5 तारीख से जो है वो महाराष्ट्र असेंबली का अजलास है। अब इसमें देखना होगा कि मतलब इस अजलास में, इस रोजा अजलास में जो है वो जी मोहिउद्दीन, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आज वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। 4 माह के अरसे में पुष्कर सिंह तीसरे वज़ीर आला हैं जो कि हलफ लेंगे। पुष्कर सिंह रियासत के 11वें वज़ीर आला होंगे। हलफबरदारी तकरीब से ठीक पहले पुष्कर सिंह ने साबिक़ वज़ीर आला से भी मुलाकातें की, कई अहम मामलों पर बातचीत की, तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि कल पुष्कर सिंह को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया था। ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी अरकान असेंबली पुष्कर सिंह से ज्यादा खुश नहीं है। दरभंगा पार्सल बम धमाका मामले में यूपी के कैरानी से गिरफ्तार मुलजिमीन को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की सिक्योरिटी में एनआईए की टीम ने
बेऊर जेल से लेकर एटीएस ऑफिस पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त एक बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर आपको दे दें। फिलिपाइन में फौजी तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसमें 92 अफराद सवार थे, जिसमें से 17 अफराद की मौत की खबर है। 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, फिलिपाइन में फौजी तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और इस फौजी तैयारे में 92 अफराद सवार थे, जिसमें से 17 अफराद की मौत की खबर आ रही है। 40 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा देखा गया। पेट्रोल में फी लीटर 35 पैसे, डीजल में फी लीटर 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने बेंगलुरु में जबरदस्त एहतजाज किया। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर आवाम को मजीद परेशान करने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 महीनों में हर महीने कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें लगातार एहतजाज कर रही हैं। मरकजी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कीमतें हैं कि कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती कीमतों की अगर बात करें तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर, एमपी के अनूपपुर और रीवा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार हो गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के परभनी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो गई है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 107 रुपये 80 पैसे और डीजल फी लीटर 98 रुपये 13 पैसे हो गया है। राजस्थान के जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 27 पैसे हो गई है। आज राज्य सरकार हो बीजेपी की या केंद्र सरकार, लगातार हर चीज़ों का दाम बढ़ता चला जा रहा है। इवन पेट्रोल आज करीबन बैंगलोर की बात करते हैं तो 102 या 3 रुपये, कल भी करीबन 40 पैसे बढ़ चुका है कल और आज के प्राइस के देखते हैं तो इस तरीके से अगर ये भाजपा सरकार लोगों के प्रति काम करना चाहिए था, लोगों के लिए काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में नौजवान लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास नौकरियां थी वो भी गंवा चुके हैं और ऐसे सिचुएशन में 100 या 100 से ज्यादा रुपयों का पेट्रोल खरीदना नामुमकिन है गरीबों के लिए, युवाओं के लिए जो बेरोजगार हो चुके हैं। Even if when the crude oil price is lesser, these people are charging 150 rupees per liter, 100 liter 100 rupees. It is going to reach up to 150 in Modi government, which only these bucks can pay. And the bucks who are there, Modi ka bucks jo hai, they will pay 150, 200 rupees. But poor people, common men, okay, who are actually the citizens of India should get petrol at 33 rupees. And we are demanding that the central government should reduce the prices and make sure it is very reasonable for the people like farmers. The main thing is, see, it's affecting middle class family, the poor people who are traveling every day for work. So two-wheeler, if it is cost like 100, more than 100 now it is raising. So we are against that. See, middle class family and poor people have only one option to travel in two-wheeler. So they are taking out that also. So we are really... नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।